दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड में 9 फरवरी का एक वीडियो सामने आया जहां निक्की अपने घर में जाती हुई दिख रही है। साहिल के साथ लिव इन में रह रही निक्की को कार में साहिल ने गला घोटकर मार डाला था और बाद में उसके बॉयफ्रेंड यानी कि साहिल ने ढाबे के फ्रिज में उसके शव को छिपा दिया था और सुबह यह हत्या की साहिल ने और फिर शाम को दूसरी लड़की से शादी कर ली। यहां तक कि मार डालने के बाद साहिल गहलोत कार में निक्की को 4 घंटे तक घुमाता रहा। ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये लड़की जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं निक्की यादव है और ये निक्की अपने घर में जाती हुई दिखाई दे रही है। निक्की के घर का ये सीसीटीवी फुटेज है। हत्या से पहले का ये वीडियो है और इसके कुछ ही देर बाद इस लड़की की हत्या कर दी गई और वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जिस पर ये सबसे ज्यादा विश्वास किया करती थी, उस लड़के के द्वारा जिसके साथ ये लिव इन में रह रही थी। उस लड़के ने इसकी हत्या कर दी जिसके साथ ये अपना घर बसाने के सपने देख रही थी। उस लड़के ने इस बच्ची की हत्या कर दी जिसके साथ जिंदगी गुजारने के इस लड़की ने सपने देखे थे। ये घर के अंदर जाती हुई निक्की दिख रही है और देखिए ये पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या से पहले का खुश आराम से अपने घर में जाती ये लड़की, लेकिन उसी के बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी। आज प्रदर्शन का गुरुवार है। दिल्ली से लखनऊ, जम्मू से पंचकुला तक प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आपने एलजी के विरुद्ध मोर्चा खोला। लखनऊ में कांग्रेस ने कानपुर में मां बेटी की मौत के मामले में यूपी सरकार को घेरा। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने सैलरी को लेकर सड़क पर नारेबाजी की। पंचकुला में खेल मंत्री को हटाने की मांग को लेकर हरियाणा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी हुई। इन सभी खबरों पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल 100 महत्वपूर्ण खबरें देश और दुनिया की नॉन स्टॉप 100 में, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ 7 दिनों का यह आयोजन किया है। यज्ञ हो रहा है, इसके लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है और भीड़ उमड़ रही है। केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया और उसे पूरा करने की मुहिम में जुट भी गए। धाम में यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने चारों वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ जो खास यज्ञ हो रहा है उसके लिए दूर दूर से यज्ञाचार्य बुलाए गए हैं जो पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ करवा रहे हैं। यह सनातन धर्म के अनुसार और महाराज श्री का ये संकल्प है। सब कोई अपने अपने धर्म के लिए करता है। महाराज जी का जन्म हुआ है सनातन धर्म के लिए, महाराज जी का ही एक यही संकल्प है और हिंदू राष्ट्र का ही महाराज जी का ही संकल्प है। अपना अपना ये स्वतंत्र भारत है ना, अपने अपने लिए लोग कर सकते हैं। महाराज श्री का यही संकल्प है। सिर्फ यज्ञ ही नहीं, पूरे बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर भी लगाए गए हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए खास आयोजन 7 दिनों का है। 5 दिनों तक यज्ञ चलेगा और उसके बाद गरीब हिंदू कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा। बाबा ने जो कार्यक्रम तय कर दिया है उसके मुताबिक 18 फरवरी को धाम में 121 बेटियों की शादी करवाई जानी है। उस आयोजन के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं।
बाबा को उनके हिंदू राष्ट्र की मुहिम में श्रद्धालुओं का भी पूरा साथ मिल रहा है। बड़ी तादाद में बाबा के भक्त बागेश्वर धाम में उमड़ रहे हैं। रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। भक्त बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। धाम में जिसको जहां जगह मिल रही है वो भयंकर ठंड में वहीं सो रहा है। न ठंड की परवाह न दूसरी किसी भी परेशानी की। बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ चल रहा है। हिंदू राष्ट्र का संकल्प तो है ही, साथ ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन की इच्छा भी है और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीदें भी हैं। जय हो बालाजी की जय, बोलो बालाजी सरकार की जय हो। ये जो तस्वीरें हैं बताती है कि जो नागपुर में विवाद शुरू हुआ था उसके बाद लोकप्रियता जो है वो तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ी ही, उनका समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ी, वहीं बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों का आंकड़ा जो है वो भी तेजी से बढ़ रहा है और ये तस्वीरें उसी की गवाही भी देती है। देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि पंडाल में भारी भीड़ है, जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहीं सो रहा है। बागेश्वर धाम की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कड़कड़ाती ठंड पर आस्था कैसे भारी है उसकी एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। रात 1 बजे जो पंडाल बनाया गया है बागेश्वर धाम में बड़े आयोजनों को लेकर, वहां पर किस तरह लोग अभी भी डटे हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार दिन भर बेहद व्यस्त समय रहा, दरबार लगा था, पेशी हुई थी, लेकिन क्योंकि अब ये कार्यक्रम 19 फरवरी तक चलने हैं तो कई लोग हैं देश के अलग अलग कोनों से जो पहुंचे हुए हैं बागेश्वर धाम, वो इसी पंडाल के नीचे रुके हुए हैं। बागेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए लोग नियम कानून सब तोड़ रहे हैं। धाम के करीब एक छोटा सा स्टेशन है, जहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोककर श्रद्धालु वहीं उतर रहे हैं और रेलवे लाइन पकड़कर धाम में पहुंच जाते हैं। बागेश्वर धाम आने वालों में अगर देखा जाए तो इस कदर उत्साह है बागेश्वर धाम पहुंचने का कि कई बार वो कानून को भी अपने हाथ में लेने से नहीं डरते। हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं ये एक छोटा सा स्टेशन है। बागेश्वर धाम जाने से ठीक पहले कई सारे लोग जो हैं वो इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। गंज ये स्टेशन पड़ता है, दरियागंज इसके स्टेशन का नाम बता रहे हैं और बताते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग, जैसे आप इन लड़कों को भी देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से उतर करके जा रहे हैं और यहीं पर वो स्टेशन है आगे जहाँ पर कई बार चेन पुलिंग की जाती है। खासतौर से मंगलवार और शनिवार ये वो 2 दिन है जब यहाँ पे बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, बागेश्वर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति ऐसी कि पूछिए मत। उड़ीसा से आई इस महिला को देखिए, 3 बंदर इनके परिवार के सदस्य जैसे हैं, लिहाजा इन्हें भी बाबा के दर्शन के लिए ले आई हैं। क्या है आपका नाम, कहाँ से आई है? मेरा नाम मोनालिसा भद्र है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। उड़ीसा से यहाँ आई है? जी। और ये 3 वानर ये पूरे परिवार लेके आप आई हैं? हाँ, वो क्यों? हमने इनको रेस्क्यू किया है। थोड़ा दूर हो जाइए, वो डरता है। भैया रेस्क्यू किया है, हम लोग जानवर को खाना खिलाते हैं तो हमने इनको रेस्क्यू किया है। छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ मर गई है तो ये हमारी बात। यहाँ क्यों लेके आई है? हमने तो बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। हो गए दर्शन हुए? नहीं, बाबा जी ने वो बोला दर्शन हुए, वो बोले बाद में मिलेंगे हमसे। तो इनके भी दर्शन करवाने थे क्या? जी जी। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ हर रोज बढ़ती जा रही है और साथ ही बढ़ रहा है बाबा का हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प। रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक। आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हमारी साथी श्वेता सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो लग रहा है कि बेस बढ़ा है क्योंकि 2 सीटों से जहां पर आपके विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि 21 हम जीते, 2 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नाराजगी के कारण हम रुकने वाले तो नहीं हैं। हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। आज मैं ये कह सकता हूं कि जो 2018 की स्थिति थी, जो 2023 की स्थिति मेघालय में नहीं है। मेघालय बहुत बदल चुका है
और यहां हम 60 सीट्स पर जब लड़ रहे हैं तो कोई हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप 60 सीट्स पर क्यों लड़ रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं बहुत अच्छा किया कि आपने 60 सीट्स पर चुनाव लड़ने का तय किया है। और एक गजब का उत्साह है लोगों में, उमंग है भारतीय जनता पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। कल जो मेरी सभा हुई है, इतनी ठंड में, मैं चाहूंगा आप उसके विजुअल्स को देखिए, जिस तरीके से इतनी ठंड में महिलाओं का रिस्पांस मिल रहा था, युवाओं का रिस्पांस मिल रहा था, ट्राइबल्स का रिस्पांस मिल रहा था, वह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग आगे लाने के लिए कृत संकल्प हैं और उनके मन में एक उत्साह और उमंग है। कॉनरेड सांगमा से रिश्ते समझ में नहीं आते हैं क्या? जो लोग ये कहते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए तो फिर से एक साथ आएंगे, क्या आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगी? क्या आपको लगता है कि जो पिछले चुनावों के बाद हुआ था वो इन चुनावों के बाद भी? देखिए, हम पहले अपने आप को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं और हमने उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बढ़ाने के लिए लड़ रही है, और जब बढ़ाने के लिए लड़ रही है तो सामने तो लड़ाई होती ही है। अब जब लड़ाई के नतीजे आएंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस का पूरे राज्य में पोस्टर दिखता है जहां पर वो अपने 1000 रुपए जो देंगे वो लोगों को, उसकी बात सुनाई देती है। आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें ऐसा दिख रहा है कि महिलाओं पर खास फोकस है क्योंकि एक महिला प्रधान समाज यहां पर, लेकिन उसमें भी मुझे कई जगह आपके 1000 रुपए के वो दिख रहे हैं कि आप लोग भी लोगों के अकाउंट्स में डालने वाले हैं। देखिए, डिफरेंस है। पहले तो आप समझिए कि तृणमूल कांग्रेस का 1000 रुपए जो है वह एक तरीके का लोगों को गलत दृष्टि से फंसाने का है। तृणमूल का इंटेंशन क्या है? तृणमूल का इंटेंशन है टोलाबाजी, तृणमूल का इंटेंशन है माफिया राज, तृणमूल का इंटेंशन है मास इन्फिल्ट्रेशन, तृणमूल का M का स्टैंड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और C स्टैंड्स फॉर करप्शन एंड कमीशन। तो ये तो उनका इंटेंशन है, और ये तो 1000 रुपीज दिखा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेघालय की जनता बहुत सेंसिटिव है अबाउट दिस इन्फिल्ट्रेशन, मास इन्फिल्ट्रेशन, और उनकी जो ये साजिश है या जो सोच है उसको मेघालय की जनता कभी नहीं साथ देगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि महिलाओं को हम किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टडीज के लिए फ्री एजुकेशन देंगे। दिस इज एम्पावरमेंट। हमने कहा कि कोई गरीब परिवार में कोई बच्ची पैदा होती है तो उसको 50,000 का बॉन्ड बना करके उसको देंगे। दिस इज एम्पावरमेंट। अगर हमने ये कहा कि हम ये जो हमारी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है या विधवा पेंशन है या विडोअर पेंशन है या हमारे हैंडीकैप पेंशन है, उसको हम 1000 तक ले जाएंगे। दिस इज एम्पावरिंग द पीपल हु आर लेफ्ट आउट। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, आपने कहा सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, हम सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काम कर रहे हैं, हम हैंडीकैप्स के भी, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी काम कर रहे हैं, हम स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए भी काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं। किसान के लिए हमने कहा है कि किसान सम्मान निधि में 2000 हम ज्यादा जोड़ेंगे। उसी तरीके से हम फिशरमैन के लिए भी हमने कहा है कि 6000 रुपीज जैसे किसान सम्मान निधि में मिलता है वैसे ही आपको हम अपनी तरफ से देंगे। तो दिस इज अवर, यह हमारा तरीका है काम करने का। तो हम एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ा रहे हैं लोगों को। जैसे स्कूटी देंगे, किसको देंगे? मेरिटोरियस गर्ल्स को। तो मेरिट में गई है वो हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? जो टेक्निकल एजुकेशन करेगा। अब टेक्निकल एजुकेशन में कोई जाता है तो वो मेरिटोरियस तो है ही, उसको सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन इज अ कॉस्टली एजुकेशन। तो उसमें मदद करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। राष्ट्रीय राजनीति पर भी कुछ सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। राहुल गांधी बहुत आहत हैं, कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया नेहरू गांधी सरनेम को लेकर। उन्होंने वाजिब सवाल पूछे और उनको कटाक्ष उन पर किया गया। देखिए, आहत नहीं होना चाहिए। जवान से निकली हुई शब्द और तीर, कमान से निकली हुई तीर, ये वापस नहीं आते हैं। और लोकसभा या राज्यसभा ये कोई किसी व्यक्ति के विम्स और फैंसीज पर नहीं चलते हैं, ये नियमों के कारण चलते हैं और नियमों पर चलते हैं। बोलने के तरीकों के बारे में चीजें तय हैं और ये हम नहीं तय करते हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इसमें पोथियां लिख दी हैं, इस पे पुस्तकें लिख दी गई हैं
कानून बने हुए हैं, उसको कोई फॉलो करे तो आराम से पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। जिन लोगों ने उन सब चीजों को एक्सपंज किया है वो किसी नियम के तहत किया गया है। आप उससे आहत होते हैं तो आपको ये भी अधिकार है कि आप अपनी बात को उनके सामने रखें, और लोकसभा सेक्रेटेरिएट उन चीजों की चिंता करेगा, लेकिन बोलने के पहले सोचना चाहिए। और वो गलत कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों का एक्सपंज नहीं होता है, केवल उदाहरण ले आए ना, इसमें दिक्कत की क्या बात है? वो उदाहरण ले आए, स्टडी करें। मैं प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही कि विपक्ष अगर मेहनत करने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मेहनत नहीं करते हैं। अब उन्होंने ऐसी वेग एलिगेशन लगा दिया, सब्सटैंशिएट कर दीजिए, किसने मना किया है? और सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं आज बोल रहा हूं, आप 10 दिन बाद कर दीजिएगा, 20 दिन बाद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीबीसी पर जो कार्रवाई चल रही है, क्या वो बदले की कार्रवाई है सरकार की? बिल्कुल नहीं। देखिए, बीबीसी पर क्या हुआ है, बीबीसी में इनकम टैक्स की टीम सर्वे करने के लिए गई है। अब इसके पहले उन्होंने बीसीओ नोटिस दिए हैं, बीबीसी ने कोई जवाब नहीं दिया है, और बीबीसी ने कोई जवाब नहीं दिया है तो उसका नॉर्मल आउटकम क्या होता है? कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो इंस्टीट्यूशन इज बाउंड टू गो एंड डू द फैक्ट फाइंडिंग, फिजिकल सर्वे करना ही पड़ता है। तो इट इज अ प्रोसेस, ये हमने नहीं बनाया है प्रोसेस। आप किसी को नोटिस जाता है, उस नोटिस का आपको जवाब देना पड़ता है। आप भी श्वेता जी इनकम टैक्स पे ही हैं, आपको कोई नोटिस आएगा, आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगी, रिस्पॉन्ड करने के बाद कोई उसकी जवाब तलब होती है, आपके जवाब से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मामला वहीं फाइल हो जाता है, अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर आपको या हमको बुलाया जाता है, और अगर उससे ज्यादा नहीं होता है और तो फिर फिजिकल सर्वे के लिए। सर, टाइमिंग को लेके लोग पूछ रहे हैं। टाइमिंग का क्या होता है? आप कभी भी कुछ करते रहो, उसके चलते कोई रुकता थोड़ी ना है। आपने टाइमिंग देख करके ये जवाब नहीं दिए थे क्या? ये आपने टाइमिंग देख करके जवाब नहीं दिए थे क्या? आपने जवाब नहीं दिए, उन्होंने एक्शन लिया है, वो सर्वे करने के लिए आ गए हैं। और मैं इसमें एक बात और कहूंगा, कांग्रेस वाले पूछने लगे हैं। श्वेता जी, मैं आपको रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूं। 1970 29 जुलाई को मिसेस गांधी ने इसी बीबीसी को लॉक स्टॉक एंड बैरल इनका दिल्ली ऑफिस बंद कराया था और इनके सारे स्टाफ को डिपोर्ट किया था, और विथ बिलोंगिंग्स इनको यहां से डिपोर्ट किया गया बीबीसी को। और 1975 में कांग्रेस के एमपीज ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट में ये कहा है कि बीबीसी भारत की इमेज को सब खराब कर रहा है और इसलिए इनको भारत के सॉइल पे रहने का अधिकार नहीं है। तो ये तो कांग्रेस की भूल जाते हैं अपने किए कर्तव्य को, अपने किए हुए करतूतों को। लेकिन हमारा ये कहना है, इट इज अ सर्वे being done by an agency which has given due notice, not once, many notices, and it has to take place. दूसरी चीज जिसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है वो है कि एक रिटायर्ड जस्टिस कैसे एक राज्य के गवर्नर बनाए जाते हैं, क्या ये उनको इनाम दिया जाता है? श्वेता जी, 20 उदाहरण हैं। लोग आर्मी से क्या, आर्मी के बैकग्राउंड से क्या राजदूत नहीं बने, गवर्नर नहीं बने, कला के क्षेत्र से नहीं बने, जुडिशरी के क्षेत्र से नहीं बने। तो अगर कोई जुडिशरी से बन जाता है तो इसमें इशू क्या, इसमें कौन सा इशू जुड़ जाता है? कोई इशू नहीं है। संवैधानिक पोस्टों पर उन लोगों को बैठना चाहिए जो नियम कानून जानते हैं, ऐसे लोगों को बैठाया गया है। ये साल बहुत अहम है। 2024 के रनअप में भी बहुत राज्यों के चुनाव हैं। आपको लग रहा है कि चूंकि बीजेपी को हमेशा इलेक्शन मशीन कहते हैं आपके विरोधी, तो ये इलेक्शन मशीन कैसे स्कोर लाइन से तैयारी करेगी 2024? देखिए, 2024 की अलग से तैयारी हो रही है और इन चुनावों की अलग से तैयारी हो रही है। हम बहुत स्पष्ट हैं। 9 राज्यों के चुनाव हैं, 9 राज्यों के चुनाव को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव को भी ले रहे हैं। लोकसभा की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, स्टेट के इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, इन चुनाव को भी मैं सीरियसली ले रहा हूं। जो ये 9 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलता है, उनका संरक्षण भी मिलता है, उनका वर्चस्व हमेशा हम लोगों के ऊपर है।
और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य अमित शाह जी, राजनाथ जी, सब लोग मिल करके हर राज्य की नीटी ग्रीटीज को हम वर्कआउट कर रहे हैं और हम उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जेपी नड्डा जी, जो कि इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो अभी चुनाव होंगे उसमें जहां पर सत्ता है वहां कायम रहेंगे और जहां नहीं है वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन उनका रहेगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, शिलोंग, मेघालय, आज तक। कानपुर में मां बेटी की मौत को लेकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल दिया है। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजभवन के बाहर प्रदर्शनकारी योगी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आरोप है कि कानपुर में बुलडोजर के दौरान मां बेटी के घर में बंद करके आग लगा दी, लेकिन प्रशासन ने मां बेटी को बचाया नहीं। मौके पर मौजूद लेखपाल को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को हड़प लिया है और कांग्रेस लगातार अब प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का यह प्रदर्शन योगी सरकार के विरुद्ध, जहां मां बेटी की मौत हो गई थी और उसके बाद अब ये प्रदर्शन कांग्रेस का है। हालांकि 4 पुलिस टीमें जांच कर रही हैं, 2 को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कांग्रेस का यह प्रदर्शन लगातार जारी है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस की तरह कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला। आज तक से खास बातचीत में 2 विधायकों ने बुलडोजर नीति पर प्रश्न उठाए। एक गरीब दीक्षित परिवार, जिसके ऊपर केवल ये आरोप है कि जो उन्होंने अपना कच्चा मकान बना रखा था उसमें कुछ जमीन ग्राम समाज की आती है, और जब वो वहां पहुंचे तो परिवार ने रोते बिलखते हुए हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया कि हमें मौका दिया जाए। और यही नहीं, वो परिवार इसके पहले उसी जनपद के जिलाधिकारी के यहाँ अपने प्रार्थना पत्र को लेकर 3 बार गया था, और जब उसकी सुनवाई नहीं हुई थी तो मृतका के बेटे ने वहां धरना भी दिया था अकेले, और ये कह करके वहां के जिलाधिकारी ने भगा दिया कि तुम्हारी हिस्ट्री शीट खुलवा देंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। केवल इसलिए जा रहे थे कि परिवार के साथ हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकें और घटना क्या है इस घटना की जानकारी लेकर के अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम दे सकें। रायबरेली से निकले 9 जगह पुलिस, लखनऊ से निकले, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा डाकू वो इधर से गुजरने वाला। जगह जगह नाकेबंदी। अंततः बदरका में पूरी हाईवे को बंद करके हमें रोक लिया गया। कि जो एफआईआर करी गई, नेम्ड करी ऑफिसर्स को उन्होंने नेम्ड किया है, तो किनको नेम्ड किया है? जो टॉप ऑफिशियल थे, इसका मेन इंचार्ज डीएम होती है ना, डीएम तो नेम्ड नहीं है। तो हम लोग को समझते हैं कि अगर आप ऑफिशियल्स को नेम्ड करें, इसका मतलब ये आप मान रहे हैं कि ऑफिशियल्स की गलती है, सरकार की गलती है, कुछ अधिकारियों की गलती है। तो उसमें छोड़ो पकड़ो किस आधार पे हो रहा है? तहसीलदार का नाम नहीं है, एसडीएम का है, कानूनगो का है, लेखपाल का है, जेसीबी ड्राइवर का है, पुलिस के छोटे अधिकारियों का है, और लेकिन डीएम का नहीं है और तहसीलदार का नहीं है। एफआईआर में डीएम और तहसीलदार का नाम होना चाहिए और डीएम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वो डांस हम लोग नहीं भूल सकते। जो उसको ये निर्णय करने थे वो इतनी व्यस्त थे कि वो डांस कर रहे थे, लेकिन ये निर्णय करने का समय उनके पास नहीं था। वो लगातार बुलडोजर का इस्तेमाल करके उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब ये बुलडोजर पे लगाम लगे, क्योंकि ये विध्वंसात्मक और विनाशकारी तो पहले भी था, अब ये हत्यारा भी हो चुका है, इसमें खून लग चुका है। इसलिए इस बुलडोजर की स्पीड पर नियंत्रण हो, और जो बुलडोजर को असली कंट्रोल कर ले, जिनके हाथ में रिमोट है बुलडोजर का, जिनके हाथ में बुलडोजर का रिमोट है, उनको इसका संज्ञान लेके जल्द से जल्द बुलडोजर को नियंत्रित करना चाहिए। भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम दुनिया के कई देश अपनाने के लिए तैयार हैं। सिंगापुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद करीब 13 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहिम की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी सफलता है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में भारत बड़ा रोल अदा करने को तैयार है। इसकी शुरुआत में दुनिया भर के लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग देने के साथ ही ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की भारत अगुवाई करेगा। 13 देश भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार हो गए। टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक जल्द ही सिंगापुर में यूपीआई पेमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा। करीब 13 देशों ने ऑलरेडी एमओयू साइन किए हैं। अभी तक 13 कंट्रीज हैव साइंड एमओयूज। बहुत कंट्रीज ने इसको एक अलग मॉडल की तरह देखा है और जैसे सिंगापुर ने तो ऑलरेडी फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया है, कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया है। और भी कई देश ऐसे हैं जो तुरंत अपने पेमेंट सिस्टम को यूपीआई के अंदर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यूपीआई को लेकर भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे दूसरे देशों के लिए यहां पर आने की वजह है भारत में डिजिटल इकोसिस्टम सभी के लिए खुला हुआ है। ऐसे में सिंगापुर ने यूपीआई के साथ खुद को जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। भारत को छोड़कर दूसरे देशों में डिजिटल इकोसिस्टम में कुछ कंपनियों का ही एकाधिकार है। सिर्फ भारत में डिजिटल इकोसिस्टम सभी के लिए खुला हुआ है। तभी गूगल ने अपने पेमेंट सिस्टम को छोड़कर यूपीआई को अपनाया है। गूगल ने अमेरिका फेडरल से कहा कि भारतीय पेमेंट सिस्टम लोकतांत्रिक तरीके से चलता है और 2 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन महज 2 सेकंड में किया जा सकता है। अगर डिजिटल अर्थव्यवस्था के ग्लोबल आकार को समझा जाए तो G20 समूह से जुड़े डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप यानी DEWG के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 11 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी है और 2025 तक ये 23 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। इस बार के बजट में जिस तरह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े पैमाने पर ऐलान किए गए हैं, उससे जानकारों की उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में करेंसी से कार्ड की तरफ शिफ्ट हुए, हिंदुस्तान में एक तरीके से सीधा करेंसी से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अगर हम हिंदुस्तान की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अगर देखें, कई बड़े बड़े देशों की डिजिटल ट्रांजैक्शन को अगर हम जोड़ दें, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में अकेले में डिजिटल ट्रांजैक्शन है। तो हमारे यहाँ जैसे फोन में डायरेक्टली लैंडलाइन के बजाय सीधा मोबाइल फोन की तरफ शिफ्ट हुए हम लोग हिंदुस्तान में, वैसे ही करेंसी से सीधा डिजिटल की तरफ शिफ्ट। अगर बात करें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल ट्रेनिंग को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने को लेकर भारत तैयार है। आज तक ब्यूरो।